प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने हर्यक वंश का अध्ययन किया था। शिशुनाग भी नाग वंश से ही संबंधित था। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराण उसे क्षत्रिय कहते हैं। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अवंती राज्य की विजय एक महान सफलता थी। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची। इस विजय से शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। आर्थिक दृष्टि से भी अवंती की विजय लाभदायक सिद्ध हुई। पाटलिपुत्र से एक व्यापारिक मार्ग वत्स तथा अवंती होते हुए भड़ोस तक जाता था। वत्स तथा अवंती पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र को पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। इस प्रकार शिशुनाग की विजयों के फलस्वरूप मगध का राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया तथा उसके अंतर्गत बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित हो गया। इस प्रकार शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली नगर को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। ऐसा उसने संभवतः वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य किया होगा। कालाशोक या काकवर्ण। शिशुनाग ने लगभग 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में उसी को काकवर्ण कहा गया है। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासन काल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। इसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हो गया तथा स्पष्टतः दो संप्रदायों में बट गया, स्थविर व महासांगिक। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग स्थविर कहलाए तथा जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया वे महासांगिक कहे गए। इन्हीं दोनों संप्रदायों से बाद में चलकर क्रमशः हीन और महायान की उत्पत्ति हुई। बाणभट्ट के हर्षज में पता चलता है कि काकवर्ण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में चूरा बोपकर हत्या कर दी थी। यह राजनता कोई दूसरा नहीं अपितु नंद वंश का पहला राजा महामदमनंद ही था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक राज्य किया। इसमें नंदीवर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण लगता है। पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का उपांतिम राजा था, जिसका उत्तराधिकारी महानंदिन हुआ। इस प्रकार नंदीवर्धन अथवा महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश 344 से 324-23 ईसा पूर्व। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराणों में उसे महापद्म कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्य नंदों की शूद्र अथवा निम्न जाति उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत करते हैं। जैसा जैन मत की पुष्टि विदेशी विवरणों से भी हो जाती है। यूनानी लेखक कटियस सिकंदर के समकालीन मगध के नंद सम्राट अग्रमीज के विषय में लिखते हुए बताता है कि उसका पिता जाति का नाई था। वह अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया और उसके प्रभाव से राजा का विश्वास प्राप्त कर उसके अत्यंत निकट पहुंच गया। उसने छल से राजा की हत्या कर दी तथा राजकुमार के संरक्षण के बहाने कार्य करते उसने राजगद्दी हत्या ली। ड्यूरस अलग कुछ इससे कुछ भिन्न विवरण देता है। उसके अनुसार घननंद का नाई पिता सुंदर स्वरूप का होने के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया। रानी ने अपने व्रतपति की हत्या कर दी और अपने प्रेमी को राजा बनाया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसी कारण इन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, पंडुकति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दससिद्धक, केवर्त धन। इसमें
प्रथम अर्थात उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म कहा गया है। शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्मनंद की उपलब्धियाँ। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। वह कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों की विजय की। उसने कुछ राजवंशों के नाम जो हमें मिलते हैं: इक्ष्वाकु, पांचाल, काशे, हेहे, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र। कलिंग जो है ये राजवंश उड़ीसा प्रांत में शासन करता था। खारवेल के आतुओं अभिलेख से पता चलता है कि किसी नंद राजा ने कलिंग के एक भाग को जीता था। पुराणों में उपयुक्त सभी राज्यों के शासकों समकालीन बताया गया तथा विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के विषय में भी सूचना मिलती है। तदनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हेहे ने 28 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमा गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में वैजयंती फहराने वाला मैला मगध का शासक था। खारवेल के आतिगुम्बा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय सूचित होती है। उसके अनुसार नंद राजा दिनासन की एक प्रतिमा उठा ले गया था। उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। उसकी विजयों के साथ ही क्षत्रियों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हुआ। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। पुराण महापद्मनंद के शासन की अवधि 88 वर्ष बताते, जो भ्रामक प्रतीत होती है। संभवतः पुराणों में 28 वर्ष को भूल से 88 लिख दिया गया। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी तथा नंद सत्ता का विनाश। यद्यपि पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या 8 बताई मिलती है, परंतु उनके शासनकाल के विषय में हमारा ज्ञान बहुत कम है। इस वंश का अंतिम शासक घनन था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखों ने अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। यूनानी लेखों के अनुसार उसके पास असीम सेना तथा अतुल्य संपत्ति थी। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। संस्कृत, तमिल तथा सिंहली ग्रंथों में से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिणापथ में कलिंग भी इसके अंतर्गत था। वह एक लोभी शासक था जिसे धन संग्रह का व्यसन था। उसके धन तथा बलपूर्वक कर वसूल करने की बौद्ध अनुश्रुति टर्नर ने इस प्रकार प्रस्तुत की है। सबसे छोटा भाई घनन कहलाता था, जो क्योंकि उसे धन बटोरने का व्यसन था। उसने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। एक सुरंग बनाकर उसने धन गड़वा दिया था। एक तमिल परंपरा में इसका समर्थन करते हुए बताया गया कि नंद राजा के पास अतुल संपत्ति थी, जिसका पाटली यानी पाटलिपुत्र में उसने संचित किया तथा फिर गंगा की धार में उसे छिपा दिया। उसने अपने शासनकाल में जनमत की घोर उपेक्षा की तथा अपने समय के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। वह छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर भारी भारी कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता था। उसका यह फल हुआ कि जनता नंदों के शासन के विरुद्ध हो गई। चतुर्दिक घृणा व असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस असंतोष का लाभ उठाकर चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद की हत्या कर उसके वंश का अंत कर दिया। अब हम अध्ययन करेंगे कि नंद शासन का महत्व क्या है। इस प्रकार एक शक्तिशाली राजवंश का अंत हुआ। नंद राजाओं का शासनकाल भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अपना एक अलग महत्व रखता है। यह भारत के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक दृष्टि से इसे निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। उसका राजनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस वंश के राजाओं ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की थी जिसका उपयोग परवर्ती मगध राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने तथा भारतीय सीमा में अपने राज्य विस्तार करने में किया। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धिशाली साम्राज्य बन गया था।
नंदों की अतुल संपत्ति को देखते हुए अनुमान करना स्वाभाविक है कि हिमालय पार के देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर से स्वर्ण मंगाते थे। जेनोफोन को साइरोपेडिया से पता चलता है कि भारत का एक शक्तिशाली राजा पश्चिमी एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता करने की इच्छा रखता था। इस भारतीय शासक को अत्यंत धनी व्यक्ति कहा गया है, जिसका संकेत नंदवंश के शासक घनंद की ओर ही है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने भी नंदों की अतुल संपत्ति की कहानी सुनी थी। उसके अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों को प्रतिनिधित्व करते थे। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा व साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। व्याकरणाचार्य परिणि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। वर्ष उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। उन्होंने अपने शासन में कई जैन मंत्रियों को नियुक्त किया था। इनमें प्रथम मंत्री कल्पक था, जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनंद के जैन अमात्य शाक्टाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों का जैन मतान्वय होना सूचित होता है। इस प्रकार नंद राजाओं के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। बुद्धकालीन राजतंत्रों में मगध ही अंतोगत्वा सर्वाधिक शक्ति संपन्न साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। इसके लिए मगध शासकों की शक्ति के साथ प्राकृतिक कारण भी कम सहायक नहीं थे। मगध की दोनों राजधानी पाटलिपुत्र तथा राजगृह तथा पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित भौगोलिक स्थिति में थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही मगध पूर्वी भारत में उत्तरापथ के व्यापारिक मार्ग को नियंत्रण करता था। अजातशत्रु के काल में मगध का गंगा नदी के दोनों तट पर नियंत्रण हो गया। यहाँ से कई व्यापारी मार्ग होकर जाते थे। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों, जिन्हें पंचमार्ग सिक्के भी कहते हैं, से पता चलता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के अंत तक मगध समस्त उत्तरापथ के व्यापार का नियंता बन बैठा। मगध की आर्थिक समृद्धि ने भी साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।